हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी एनआईसीएल में टोटल 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें जर्नलिस्ट कैडर एज वेल एज स्पेशलिस्ट कैडर में वैकेंसीज रिलीज की गई है और ये स्केल 1 की पोस्ट रहेगी। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है और इसकी हेड ऑफिस कोलकाता में है। चलिए डिटेल में बात करते हैं कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, किन किन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ सिलेबस क्या रहती है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस की मैं एक डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। पेपर का लेवल कैसा रहता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी क्या रहेगी, सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, लंचेज एंड बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, अगर आप जर्नलिस्ट कैटर में ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप स्पेशलिस्ट कैटर में ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ आपको क्या काम करना होता है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है, ऑफिस की टाइमिंग क्या रहती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, होम पोस्टिंग के क्या स्कोप रहते हैं, ट्रांसफर्स में कितना टाइम लगता है, कितने फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्स किए जाते हैं, प्रमोशंस में कितना टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखिए इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2024 रहने वाली है। वैकेंसीज़ की अगर यहाँ हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिसर ग्रेड की आपकी यहाँ पे जॉब रहेगी। अगर यहाँ स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें तो डॉक्टर्स के लिए 28 वैकेंसी रिलीज की गई है। देन लीगल में 20 वैकेंसी है, फाइनेंस के लिए 30 वैकेंसी है, एक्टुएरियल में 2 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए 20 वैकेंसी है, देन ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20 वैकेंसी है, हिंदी राजभाषा ऑफिसर के लिए 22 वैकेंसी है। और अगर जर्नलिस्ट कैडर में बात करें तो जर्नलिस्ट कैडर के लिए टोटल 130 वैकेंसीज है और इसमें 2 बैकलॉग भी है। यहाँ भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी एक कैडर में ही अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 1 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। देखिए जर्नलिस्ट ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके 60% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 55% मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें तो अगर आपने MBBS किया, MD किया, MS किया हुआ है या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री की हुई है तो आप डॉक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लीगल के पोस्ट के लिए लॉ रिक्वायर्ड है। देन फाइनेंस के लिए अगर आपने CA किया हुआ है या फिर BCom MCom किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्टुएरियल के लिए मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में। और यहाँ पे सब में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। IT के लिए BE अगर आपने किया हुआ है, ME MTech किया हुआ है, MCA किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑटोमोबाइल के लिए अगर आपने BE ME MTech किया हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स की बात करें तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज 1 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन होगा। फेज 1 में आपको प्रीलिम्स देना होगा, फेज 2 में मेंस देना होगा एंड फेज 3 जो आपका रहेगा यानी कि जो स्टेज 3 रहेगा ये आपका इंटरव्यू रहेगा। और फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो फेज 1 प्रीलिम्स ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का टाइम मिलेगा। इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट से क्वेश्चंस पूछेंगे एंड हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड ये जो पेपर रहेगा ये इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड दोनों ही पेपर ऑनलाइन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 3 आवर्स का रहेगा, टोटल 250 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा यानी कि टोटल 250 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। एंड यहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग रहेगी जो कि आप यहाँ देख सकते हो। टोटल 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। सेम डे में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। डिस्क्रिप्टिव टोटल 30 मार्क्स का रहेगा एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये जर्नलिस्ट कैडर के लिए है। स्पेशलिस्ट कैडर के लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा। स्पेशलिस्ट कैडर में आपकी जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे जहां आपको एक एसे लिखना होगा और एक प्रेसाई राइटिंग रहेगा और एक कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा यानी कि टोटल 30 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा।
मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि इसके मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं किए जाएंगे, बस यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना होगा। फेज 3 इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के होगा, और मेंस के मार्क्स को 80% का वेटेज दिया जाएगा, इंटरव्यू को 20% का वेटेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट्स को, एनपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ पे करना होगा, एंड बाकी अदर कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है, एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहने वाली है। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के लिए क्या एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप लिस्ट देख सकते हो। देखिए यहाँ अगर आप पूरा पैटर्न देखोगे तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये बैंकिंग के जैसा ही रहने वाला है। तो इसकी क्या सिलेबस है, सिलेबस की जो डिटेल PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख लेना, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई है। पेपर के लेवल की बात करें तो जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम निकली हुई है, और खास करके जर्नलिस्ट कैडर की बात करूँ तो केवल 132 वैकेंसी निकली हुई है, तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, एंड पेपर का लेवल भी थोड़ा हाई रहेगा। IBPS PO SBI PO का जिस लेवल का पेपर आपको देखने को मिलता है उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी क्या बनेगी, तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे रहती है ये 50,925 रहती है। बेसिक पे के अलावा आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, एंड और भी कई तरह के अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आपकी जो मंथली सैलरी रहती है ये 80 to 90,000 रहती है ज्वाइनिंग करने के जस्ट बाद से। इसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे NPS है, ग्रेजुएटी है, LTS है, मेडिकल बेनिफिट्स है, लीज्ड एकोमोडेशन है, तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जर्नलिस्ट कैडर की बात करते हैं। जर्नलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे मोस्टली आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज चेक करनी होती है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस क्लेम्स जो आते हैं वो आपको ऑथराइज करना है, ऑफिशियल जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो फाइल करने होते हैं। यानी एज जर्नलिस्ट ऑफिसर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑथोरिटेटिव ड्यूटीज़ करनी होती है। इसके अलावा फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस आपको करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है, एंड जो आपके अंडर असिस्टेंट्स रहते हैं, आपकी जो टीम रहती है उसे प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जर्नलिस्ट कैडर में आता है। जर्नलिस्ट ऑफिसर अगर आप बनते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन में ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप जैसे फाइनेंस ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मोस्टली आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल बुक कीपिंग है उसे मैनेज करना होता है, बजट की प्रिपरेशन करनी होती है। इसके अलावा जो रिसिप्ट्स वगैरह रहते हैं, रिकॉर्ड्स रहते हैं कंपनी के, वो आपको मैनेज करना होता है। अगर आप एज लीगल ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो मतलब आपको जो भी वहाँ के लीगल अफेयर्स है कंपनी के वो आपको हैंडल करना होता है। किसी ने कुछ केस कर दिया या आपको किसी पर केस करना है तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, लीगल मैटर्स हैंडल करना होता है, और जो भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं या एग्रीमेंट्स बनते हैं उसे आपको मैनेज करना होता है। अगर IT ऑफिसर के पोस्ट में आप ज्वाइन कर रहे हो तो IT रिलेटेड वर्क रहेगा। IT रिलेटेड कुछ भी इशू आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड अगर कुछ भी इशू आता है तो वो आपको रिजॉल्व करना होगा। पोस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है ऑल इंडिया में निकली हुई है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि जहाँ भी आपको फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है वहाँ एटलीस्ट आपको 5 ईयर्स रहना होगा। तो एक तरह से ये अच्छी बात भी है कि जहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी आप वहाँ 5 साल के लिए निश्चिंत रहो कि मुझे यहीं पे रहना है। बैंकिंग जॉब्स में अगर आप देखोगे तो हर 1 साल या 2 साल या 6 महीने में भी आपका ट्रांसफर हो जाता है, जो कि बहुत ही मतलब अजीब रहता है कि आप एक जगह पे सेटल होने वाले रहते हो तब तक आपका पता चलता है कि ट्रांसफर हो गया। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी बेटर है कि एक जगह पे आप 5 साल तक रह सकते हो। होम पोस्टिंग के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी रहेगी, आपका रैंक अच्छा रहता है तो हो सकता है कि आपको होम के जो नियरेस्ट जो ऑफिस है या फिर होम टाउन में अगर आपकी ये ऑफिस रहती है NICL की तो वहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और पोस्टिंग की जो लोकेशंस रहती है, इसके जो लोकेशंस भी ये काफ़ी अच्छे लोकेशन में, हेड ऑफिस इसकी कोलकाता में है। तो ये गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो या तो Tier 2 सिटी या फिर Tier 1 सिटी में ही आपको पोस्टिंग मिलती है। ट्रांसफर्स में कितना टाइम लगता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पोस्टिंग आपको मिलेगी तो आपको वहाँ 5 साल रहना होगा। इसके बाद आपके पास ट्रांसफ़र के ऑप्शन रहते हैं। नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स में आपके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। देखिए जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है, एंड यहाँ पे 4 ईयर्स का बॉन्ड रहता है, यानी कि 4 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हो, जॉब छोड़ना चाहते हो, तो फिर आपको एक सर्टेन बॉन्ड अमाउंट पे करना होता है। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे ही ज्वाइन कर रहे हो तो प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे आपको जो सैलरी मिली है साथ ही साथ 25,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा, तो ही आप छोड़ के जा सकते हो। एक चीज़ और भी है यहाँ पे, जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी रहेगी वो आपको पे करना होगा अगर आप बीच में रिज़ाइन करके जाते हो, यानी कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है और तब आप रिज़ाइन करके जाना चाहते हो तो आपको 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी पे करनी होगी। और ये भी प्रोपोर्शनेट रहता है, जैसे अगर आपने 2 साल सर्व कर लिया है तो आपको
हाफ यानी 6 मंथ्स की जो ग्रॉस सैलरी रहेगी वो आपको पे करके जाना होगा। बट ये सब चीज़ें केवल लीगल टर्म्स में रहती है। एक्चुअल में आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कहीं और सिलेक्शन हो जाती है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो आप वहाँ जाके उनके HR या फाइनेंस में आप जाके बात करो और बताओ कि आपकी क्या सिचुएशन है। बॉन्ड ट्रांसफर्स हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका किसी अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आप इजीली बॉन्ड ट्रांसफर करा के जा सकते हो, आपको कोई भी रुपया पे नहीं करना होगा जॉब छोड़ने के लिए। ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, 3 to 5 ईयर्स में आपका ट्रांसफर्स होता है और ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर एंड डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे अगर कहीं नई ऑफिस खुली हुई है और नई ब्रांच खुली है एंड वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट, तो हो सकता है आपको जल्दी ट्रांसफर दे दिया जाए। प्रमोशंस की बात करें तो नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स में आपके प्रमोशंस होते हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनीज़ में जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहता है काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है, लिमिटेड आपको वर्क करना होता है और साथ ही साथ केवल मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी। सैटरडे संडे आपका कंप्लीट ऑफ मिल जाता है। जो नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह रहते हैं उसमें सब में आपको छुट्टी मिलती है। ड्यूटी टाइमिंग्स की बात करें तो 10 AM to 5:30 PM आपकी ऑफिस रहती है। ये थी NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले या नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।